सरकार बीच में टूटेगी और ये सारे लोग फिर हो सकता है बीजेपी से भी लोग भाग के दूसरी पार्टी में जाए। प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने अपनी आदत नहीं बदली दूसरों को ख़त्म करने की पैसे से और डरा के। अगर इन्होंने आदत नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविज़न दिया है, इसकी गिनती में हो सकता है कुछ धांधलियाँ पकड़ी जाए। अगर वो धांधलियाँ पकड़ी गई, ये सरकार अभी भी कहीं ना कहीं चोरी से बनी हुई सरकार है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर उस हिसाब से मिलना चाहो तो कम से कम 6 जज सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान होने चाहिए और कम से कम 8-9 जज SC ST से आने चाहिए, इस वर्ग से होने चाहिए, OBC के होने चाहिए। अभी भी हम EVM के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव के जिसके इंतजार था वो खत्म हुआ, उसके आंकड़े आए और अब सरकार जिसका गठन होना था वो भी बन चुका। प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आज उनका तीसरे कार्यकाल का पहला दिन रहा, लेकिन इस सिलसिले में बात करेंगे चुनाव से पहले किस तरीके से EVM को लेकर, संविधान को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम मुद्दे उठाए गए। उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील रहे, सड़क पर जनता उतरी और तमाम इस तरीके की आवाज़ उठाई गई। सर, सवाल सीधे ये है कि लाख कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बन चुके हैं। तीसरे टर्म की पहला दिन है आज उनका। हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात है, मगर बीजेपी को भी RSS को भी चाहिए था और NDA के सहयोगियों को भी चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर चेंज होना चाहिए था देश के लिए। ये देश के लिए ज़्यादा बेहतर रहता और नए युवा किसी आदमी को मौका मिलता देश में। और इनका तो खुद वो है 75 साल की उम्र में ये उसमें चले जाते हैं मार्गदर्शक मंडल में, तो ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था बीजेपी को और RSS को और जो NDA के दूसरे घटक हैं। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज होती है। ये NDA की गवर्नमेंट नहीं है या मोदी की गवर्नमेंट नहीं है या XYZ की या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती। ये पार्टी बाजी सब बाहर रहती है पार्लियामेंट से। ये इलेक्शन लड़ने तक होता है, उसके बाद ये सारे के सारे लोग हाउस के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं और पार्लियामेंट के मेंबर सर्वसम्मति से या मेजोरिटी के आधार पे अपना एक लीडर चुनते हैं। लीडर का मतलब एक मुखिया बनाते हैं कि जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम दिया जा सके, यानी जिसका नाम प्रधानमंत्री है संविधान में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की सरकार है, ये NDA की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार है। हिंदी में हम कह सकते हैं भारत की सरकार, इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिया। पर सवाल ये है कि आप लोगों ने खूब बात की, संविधान के डर दिखाए, जनता को EVM का डर दिखाया, बावजूद जनता ने चुना उन्हीं को है। नहीं, अभी भी बहुत लोगों का, मेजॉरिटी का विश्वास नहीं है देश में कि कहीं ना कहीं सरकार अभी भी अगर सही जांच की जाए इस देश के अंदर और बाहर के मुल्कों की तरह ट्रांसपेरेंसी से इसकी जांच की जाए। काफ़ी लोग अब सुनने में आया है पुनर्गणना जो होती है 30 दिन के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविज़न दिया है कि बाद में भी कोई अपने पैसे से चाहे तो मैचिंग करा सकता है VVPAT की और पर्चियों की, और गिनती में जो हुआ कितने लोगों ने वोट डाला, इसकी गिनती में हो सकता है कुछ धांधलियाँ पकड़ी जाए। अगर वो धांधलियाँ पकड़ी गई तो पता चल जाएगा, अगर ऐसा मिलता है तो सारे देश के सामने ये मामला आ जाएगा कि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं चोरी से बनी हुई सरकार है। तो मतलब इतने होने के बाद भी जहां इंडिया गठबंधन को इतना अच्छा सपोर्ट मिला है, उत्तर प्रदेश में सपा ने कमाल किया है, अभी भी आप लोग को लगता है कि EVM में गड़बड़ी हुई है, कराई गई है धांधली? देश के मेहनत कश लोगों ने, देश की मेजॉरिटी ने, देश के बहुजन समाज ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। और आज भी सर्वे कर लो कि देश ने एक तरह से सरकार को बदला है, मगर सरकार को बदलने के बाद वही चेहरा देश के सामने दोबारा आया है। ये देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं किसी भी तरह से धोखा है, इसकी जांच की जा सकती है, इसकी जांच की जा सकती है, जांच होनी चाहिए। यहाँ कौन कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनता है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, किस पार्टी के लोग सत्ता में आते ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की सरकार संविधान के मुताबिक चलती है। इस देश के जो लोग सरकार में आते हैं वो संविधान के अनुरूप काम करते हैं, उसके प्रियम्बल के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के और उसको चलाने का, सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, यही जिम्मेवारी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही एक पद है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए सरकार प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, सरकार किसी की बपौती नहीं है, ये देश किसी की बपौती नहीं है। ये तो हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं
और प्रतिनिधि चुन के जो उनमें से एक आदमी को वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो अपनी सरकार बनाते हैं। और इस देश में संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अपोजिशन के लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। संविधान तो ये कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट बनाए और वो कैबिनेट के लोग सभी पार्टियों के हों। मैं तो ऐसा कहता हूँ, संविधान हमारा इस तरह चाहता है कि सभी पार्टियों के लोगों को मिनिस्टर बनाना चाहिए, ईमानदार और अच्छे लोगों को। इस देश में ये प्रचलन जरूरी है। संविधान की मूल आत्मा भी यही है। संविधान, हमारा संविधान कोई ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच की बात नहीं करता। ये तो उन्होंने नकल मार के, बंदरों की तरह नकल मार के इन्होंने यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था पार्लियामेंट में की है, ये नॉनसेंस है, नासमझी के आधार पे है। एक तरफ सरकारी पक्ष, एक तरफ अपोजिशन पक्ष। यहाँ कोई जंगे मैदान थोड़ा है, ये देश के लोगों के प्रतिनिधि हैं और सब प्रतिनिधियों का मान सम्मान होना और उनका सब की भागीदारी होना सुनिश्चित करना, ये पार्लियामेंट का काम है। ये अकल होनी चाहिए इस देश में, पार्लियामेंट के स्पीकर को भी और राज्यसभा में सभापति जो राज्यसभा के, उनको भी अकल होनी चाहिए। अभी इन लोगों को पूरी अकल नहीं है संविधान की। संविधान हमारा पूरे देश को जोड़ के रखना चाहता है। संविधान पार्टीबाजी की बात नहीं करता। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारा का सारा तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो प्रोविज़न बनाया है पार्टी बनाने का, मैं तो ये कह रहा हूँ अब समय आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उन सारी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने चाहिए जो टिकट बांटने में भी अपने वर्करों का और उस हल्के की जनता के आधार पर टिकट नहीं देते। क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज़ इन पार्टियों में नहीं है। ये नाम की बहाने की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है या सबसे ज़्यादा उसमें, वो इनमें किसी में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी भी चंद एक दो आदमी की पार्टी बन के रह गई है। ये बहाना बनाते हैं, गालियां देते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। बीजेपी भी एक दो लोगों की पार्टियां रह गई हैं, बाकी किसी की चलती नहीं, बाकियों को कोई पूछता नहीं, कोई इज्जत नहीं। सब पद लोलुपता के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में, मंत्री संतरी बनने के चक्कर में इधर उधर चमचागिरी में लगे रहते हैं। और सारी पकड़, सारी पार्टी पे कब्जा, बीजेपी कब्जे में है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के। ये तो आपको दिखाई भी दिया। और नीतीश कुमार ने तो पूरे देश की आंखें शर्म से झुका दी जब नीतीश कुमार जैसा सीनियर आदमी व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा में लग गया और किस तरह से पैर पकड़ रहा था, पैरों में पड़ रहा था प्राइम मिनिस्टर के। ये इस देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। ये व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा इस देश के संविधान का विनाश करने वाली हैं और मानव जाति में, हमारे देश के युवाओं में और ख़ासतौर पे हर नागरिक के दिमाग में डाल देते हैं कि देश में कोई एक तानाशाह आएगा या कोई एक देश में कोई एक नेता होगा जो देश को बचाएगा। ये मूर्खता भरी बात है। एक चीज है कि आप लोगों ने खूब ये फैलाया कि नरेंद्र मोदी जो है हर वर्ग की सम्मान नहीं करते, SC ST की सम्मान नहीं करते, संविधान की सम्मान नहीं करते। हमने देखा संसदीय बैठक के दौरान सर आंखों पर रखा उन्होंने संविधान को। और अभी जो लिस्ट आई है मंत्रियों के, उनके कैबिनेट में अनुसूचित जाति के 10 लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 लोग हैं, अल्पसंख्यक 5 है, पिछड़ा OBC जो है वो 27 लोग हैं। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि सभी का सम्मान नहीं अभी भी ऐसे कहेंगे? ये लठ आया ना, देश का लठ आया है, देश ने लठ घुमाया है और इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अब इसकी मजबूरी है इन लोगों को बनाना मंत्री संतरी। बात तो जब बनेगी, ये मंत्री संतरी को पावर भी है कि नहीं, या सारी फाइल पास होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इनको कोई पूछता भी है? अभी पिछली सरकार में भी मंत्रियों को कोई पूछता था? लोग भूल ही गए थे कौन सा मंत्रालय किसके अंडर में। रेल मंत्री को भूल गए और बाकियों को, क्योंकि हरी झंडी देने वाला तो अकेला था नरेंद्र मोदी, बाकियों को कोई देख रहा था कौन रेल मंत्री है? ये XYZ सारे पपेट की तरह काम कर रहे थे। आपको लग रहा है आने वाले 5 साल फिर से वही होंगे जो 10 साल होते आए? नहीं, काफ़ी परिवर्तन होगा। देश की जनता में भी कॉन्फिडेंस आ गया है, देश के काफ़ी पॉलिटिकल लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया। देश के लोगों को जो भय से डराया जा रहा था, भय काफ़ी कम हो गया है। और देश के जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करके खाता है, जो ठगी ठोरी नहीं खाता, ठगी ठोरी वाले लोग ही सरकार के साथ हैं, मेहनत कश इंडिया अलायंस के साथ है और वो चाहते हैं सबकी भागीदारी। अब भागीदारी खाली मंत्रालय मंत्रिमंडल में नहीं देखना, अभी भागीदारी ये देखनी है, ये सरकार जो सरकारी वकील बनाते हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है कि नहीं मिलता है? और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर उस हिसाब से मिलना चाहो तो कम से कम 6 जज सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान होने चाहिए और कम से कम 8-9 जज SC ST से आने चाहिए।
इस वर्ग से होने चाहिए, ओबीसी के होने चाहिए। देखें आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किन का कब्जा है, कौन लोग हैं, ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मैं कहूँ असमानतावादी मानसिकता के लोगों से भरी हुई है, उस विचारधारा के लोगों की। और इस देश में आरएसएस और बीजेपी असमानतावादी विचारधारा के जनक हैं, उसको चलाने वाले हैं। इसलिए देश में समानतावादी जो लोग हैं, बहुजन समाज जो है, समानतावादी बात भी वो करता है जो मेहनत से रोटी खाता, ठगी ठोरी से नहीं खाता। इस देश में जो ये दिखाया इन्होंने, कितने लोगों को क्या मंत्री बनाया है, ये और भी देखना पड़ेगा कि एससी एसटी ओबीसी को महत्वपूर्ण पद दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किन लोगों के हाथ में है, वो भी एक तरह से असमानतावादी या मनुवादी मानसिकता के लोगों के पास रहेंगे तो देश का हालात ऐसे ही रहेंगे, वो मानसिकता वही रहेगी। ये उनमें काबिलियत ही नहीं समझते। अभी पता चलेगा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री कौन लोग हैं, इस पे अभी भी कब्जा उन्हीं का सो कॉल्ड सवर्ण लोगों का होगा और असली मंत्रालय तो यही हैं। अगर गृह मंत्री इस देश का एससी समाज से आए, एक वित्त मंत्रालय एसटी समाज से आए और रक्षा मंत्रालय ओबीसी समाज से, जब हम मानेंगे कि भागीदारी हुई है देश में, वरना कोई भागीदारी, ये ठगी ठोरी है, लोग देश के लोगों में की आंखों में धूल झोंकने के बराबर हैं। उसी संख्या के मंत्री बनाना, ये उन्हीं पपेट लोगों को एससी एसटी समाज से, ओबीसी से लेते हैं जो बिल्कुल आरएसएस या बीजेपी के सामने नतमस्तक करते हैं। इनको तिलक लगाए बगैर तो इनको मंत्री भी नहीं बनाया जाता। एससी एसटी ओबीसी समाज का आदमी वही मंत्री संत्रीय पदों पे बिठाया जाता है जो बार बार तिलक लगा के, फोटो अपने लगा के और वो ढोंग वाली बातें अपने यूट्यूब पे, ट्विटर हैंडल पे लगा के, और उसी तरह के लाल पीली धोती पहन के ड्रामेबाजी करके, जब तक वो साबित नहीं करता अपने आप को कि मैं आप लोगों का एक तरह से क्या हूँ, मैं भाषा यूज नहीं करना, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ, जैसे आप कहेंगे ऐसे करूँगा, तो ऐसे मंत्रियों का समाज को बेनिफिट नहीं होने वाला। एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से पूरी विपक्ष ने इस सरकार को वैशाखी की सरकार करार दिया है कि एक वैशाखी जो है नीतीश है, दूसरा नायडू है, जिस दिन कुछ गड़बड़ हुई ये सरकार गिर जाएगी, फिर इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। पर सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन पूरा मिला के भी 240 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। अगर बनाना भी होगा तो फिर उसको 272 तक जाने में वो बहुत ज़्यादा आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ नीतीश नायडू से नहीं हो पाएगा। फिर ये दावे कैसे और कितने समय तक, जो 6 महीने की सरकार है, 4 दिन की चांदनी है, इन सारी चीज़ों पर अब किस तरीके से? वो इसलिए है जैसे चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। किसी भी सूरत में बीजेपी और ये संघ के लोग, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो फॉर्मर आज के दिन तो पता नहीं कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मिस्टर अमित शाह, ये सारी तोड़ फोड़ करेंगे इनकी पार्टियों में, इनके लोगों को डराएंगे, लालच देंगे, पैसे बांटेंगे। पैसे का पहले ये पैसे के लालच देते हैं, फिर ये मुकदमे का लालच, डरावा देते हैं इन लोगों को। ये किसी भी सूरत में इनकी पार्टियों को स्थिर नहीं रहने देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। और आने वाले इलेक्शनों में जो विधानसभा के इलेक्शन, उसके लिए भी भरपूर तोड़ फोड़ करेंगे। ये अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं इस तोड़ फोड़ का, मगर इस देश में अब जो देश का मूड और कॉन्फिडेंस जो है, वो इस तरह की इनके हरकतों को देश पकड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टियों के बस में ये लोग नहीं हैं, इनको देश की जनता पकड़ेगी। और जितना इसके खिलाफ, मोरालिटी के खिलाफ, इस मानवता के खिलाफ व्यवहार ये जो लोग करेंगे, जिस व्यवहार को देश के लोग पसंद नहीं करते, ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये बिल्कुल सरकार बीच में टूटेगी। और ये सारे लोग फिर, हो सकता है बीजेपी से भी लोग भाग के दूसरी पार्टी में जाए, या वो पार्लियामेंट से गायब रहें मतदान के वक्त। ऐसा होगा इस देश में अगर ये लोग नहीं सुधरे तो। बीजेपी खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने अपनी आदत नहीं बदली दूसरों को ख़त्म करने की, पैसे से और डरा के। अगर इन्होंने आदत नहीं बदली, इनका बुरा हाल करेगा ये देश, या बुरा हाल होगा इनका फ्यूचर में। संसदीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और शब्द कहा था, जिन लोगों ने ईवीएम पर बात की, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कह रहे थे कि ईवीएम का मसला खड़ा करके देश का नाम विदेशों में बर्बाद किया, खराब किया, और साथ ही साथ चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान कोर्ट तक घसीट दिया गया। इस बात के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये चोर के मन में मोर, इसीलिए उन्होंने ईवीएम का जिक्र किया। उनके अंदर कोई चोर भावना छुपी हुई है, उनको पता है कि हमने गड़बड़ की है, इसीलिए उन्होंने ईवीएम का जिक्र किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग कोर्ट में गए, क्यों नहीं जाए भाई कोर्ट में? आप बदमाशी करो, आप
चोर दरवाजे से इस देश के इलेक्शन कमिश्नर बनाओ। अब संविधान और अपना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अनुरूप आप उसके खिलाफ जाके आपने 2 इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की। आपने इलेक्शन कमीशन को जेल से रहने की सुरक्षा दी। आप इलेक्शन कमिश्नर लोगों से नहीं मिला। जब उसने खुद दरवाजे बंद कर लिए बदमाशी से, तो लोग कोर्ट नहीं जाएं तो और कहाँ जाएं और क्यों नहीं जाएं? कोर्ट जाने से कौन रोकेगा? प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, इलेक्शन कमीशन हो, देश के लोग जो आवाज़ उठा रहे थे उस पर तुमने बयान क्यों नहीं दिया? तुमने देश का नाम तो खराब कर दिया विदेशों में आपने। हमने नाम नहीं खराब किया। हमने तो इस देश की इज्जत को संभालने का काम किया कि देश की ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी उसमें देश की इज्जत बढ़ेगी। दुनिया में तो इन्होंने नाम बदनाम कर दिया देश का। ट्रांसपेरेंसी में हमारा सबसे नीचे का लेवल है, गवर्नेंस में, भ्रष्टाचार में सबसे नीचे का लेवल है। ह्यूमन राइट कमीशन में तो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को एफिलिएशन भी ख़त्म कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं माना। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है ह्यूमन राइट की, इन्होंने कहा कि तुम काम ही नहीं करते ट्रांसपेरेंसी से और तुम स्वतंत्र एजेंसी नहीं हो, तुम बंदर के मदारी हो। इसलिए हमारे ह्यूमन राइट कमीशन को भी पहली बार देश में, दुनिया में हुआ है। दुनिया में तो नाम इन्होंने बदनाम करवाया, इन्होंने ना कटवा दी देश की। इन्होंने अभी तक भी वो चीज़ें जो जनता चाहती है उसके पक्ष में ये बोलते नहीं। ये षड्यंत्र के तहत हर बात इनकी कोई धोखे की होती है। ऐसा जनता का अगर इस तरह से ना हो तो इनको डरने की जरूरत नहीं। ना ईवीएम के बारे में लोगों का इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये होना चाहिए। अभी भी हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। ईवीएम के खिलाफ देश ऐसे ही खड़ा है। अगले इलेक्शन से पहले ज़रूर ईवीएम का खात्मा होगा और देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और अभी तो देखो होता है क्या। कुछ दिनों के बाद आप लोगों को, मीडिया को पता चलेगा कि इलेक्शन में जो धांधलियाँ हुई हैं वो भी सामने आने वाली है। देश को सब कुछ पता चलने वाला है। तो ये बड़ी बात कही और साथ ही ये भी बता दिया कि असली मंत्रालय वो होगा जब वित्त, रक्षा, गृह, ये मेन जो मंत्रालय होते हैं वो किसी SC, ST, OBC के हाथों में सौंपे जाएंगे। तब माना जाएगा कि ये मंत्रिमंडल निष्पक्ष है और जो ये हर वर्ग को भागीदारी दी जाती है। अगर ये मेन मंत्रालय किसी और के हाथों में जाता है तो फिर वही होगा जो जिस तरीके से पहले निर्णायक जो मामले और हर मेन मंत्रालय में किसी अपने को बिठाया गया था, वही चीज़ करने की कोशिश ना हुई तो माना जाएगा कि ये सरकार बराबरी की भागीदारी में विश्वास करती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।